Good morning, student. This is our lesson Indian Economy on the Eve of Independence, and this is part 5. हिंदी मीडियम के ध्यान में बच्चे, ये 5वां भाग है इस लेसन का, पहले लेसन का। देखो मैंने बोर्ड पे जो पहले लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये चीजें एक बार वापस अपने को देखना है। जैसे मैंने करेंसी के बारे में बताया था, सबसे बड़ी करेंसी अभी फिलहाल दिनार है। लोग विदेश जाते हैं ज्यादातर अपने इंडियंस कमाने के लिए, बाहर के लोग अपने यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, उन्हें फायदा होता है। दूसरा मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया, मतलब आयात निर्यात के बारे में बताया है ना, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड का हिस्सा है। फॉरेन ट्रेड का मतलब ये होता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार है मतलब विदेशी देशों के साथ अपना व्यापार है ना, तो उस चीज को अपन को ध्यान में रखना होगा। और दूसरा अपन देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड को डिटेल में अब अपन पढ़ेंगे। जो किताब में अपने को चीज दी है, स्केयर गुड्स, कुछ स्केयर गुड्स होते हैं, जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे स्केयर गुड्स। तो इन स्केयर गुड्स को, मतलब ये जो स्केयर रिसोर्सेस बोल देते हैं, गुड्स बोलना अच्छा नहीं रहेगा, रिसोर्सेस है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज के प्रोडक्शन में या किसी और चीज को चलाने में काम आता है। तो ये फाइनल गुड नहीं होते, इन्हें हम लोग फाइनल गुड की कैटेगरी में नहीं ले सकते, तो इन्हें हम रिसोर्सेस बोल सकते हैं। रिसोर्सेस का मतलब हिंदी में होता है निर्मित करने में, वस्तुओं को निर्मित करने में या चलाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तु या ऐसे साधन, संसाधन बोल सकते हैं, और एकदम प्योर हिंदी में बोले तो इसे संसाधन बोल सकते हैं। तो ये संसाधन है। तो ये स्केयर गुड्स का क्या करते थे अंग्रेज कि स्केयर गुड्स जो अपने देश में मिलते हैं, अगर अपने देश में मिल रहे हैं, इंडिया में मिल रहे हैं, तो वो उन्हें ले जाते थे उनके देश, क्योंकि वो महंगी चीज है, वहां बेचते थे, दूसरे देशों को बेचते थे, अपने देश के लोगों को उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, महंगा इतना बेचते थे अपने देश के लोगों को कि हम लोग खरीदना ही मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये कंडीशन थी। उसके अलावा था फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स की ये हालत थी कि अपने देश में वो लोग, मतलब इंडिया में, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले भी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी आपको समझाया था कि वो कैश क्रॉप्स उगाने पर भी ज्यादा जोर डाल रहे थे। कैश क्रॉप्स मतलब नकदी फसलें, जिनको मतलब अपन खा नहीं सकते उन फसलों को, उनको किसी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है वो एक तरह से, और वो वहां ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो होते हैं जैसे कि कॉटन है या नील की खेती करवाते थे, मतलब इंडिगो की खेती करवाते थे, ऐसी जो कैश क्रॉप्स हैं उनका नॉर्मल जो किसान है उनको किसी काम का नहीं, वो उसे बेचेगा और उसको पैसा मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। और ये कैश क्रॉप्स भी वो बहुत सस्ते में खरीदते थे, है ना, इंडियन फार्मर्स से। तो इंडियन फार्मर की जो हालत थी वो बहुत ही खराब हो जाती थी, क्योंकि एक तो उनके पास खाने के लिए फूड ग्रेन नहीं था, दूसरी हालत ये थी कि ये कैश क्रॉप्स उगाओ तो वो भी सस्ते दामों पे वो लेके जाते थे। फूड ग्रेन, अगर दूसरे कुछ किसान थे जो फूड ग्रेन उगाते थे, जो फूड ग्रेन उगाने वाले किसान थे जिन्हें परमिशन मिल गई थी फूड ग्रेन उगाओ या अपनी मर्जी से जैसे भी उगा रहे थे, उनसे भी वो फूड ग्रेन, जैसे मैंने एग्रीकल्चर में बताया था, जमींदारी सिस्टम लगा रखा था कि इसका इतना परसेंट आपको देना ही पड़ेगा अगर जितनी भी फसल हुई है उसका, या फिर इतना पैसा दो। तो पैसा देना तो अक्सर इनके लिए मुश्किल हो जाता था, तो ये फसल का कुछ हिस्सा लेते थे, तो बहुत एक बड़ा हिस्सा तो वो लोग ही ले जाते थे। तो फूड ग्रेन भी मतलब उनको पूरा नहीं मिलता था, और ये फूड ग्रेन ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया था पार्ट 4 में कि इंडिया में हर तरह का सीजन है, फेवरेबल सीजन है, फेवरेबल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, उसकी वजह से हर तरह की फसलें या चीजें यहाँ पे उग जाती है। तो उसका फायदा, ये चीज अंग्रेजों को समझ में आ गया था, इसीलिए तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कोई सोने की चिड़िया नहीं थी अपने देश में, या अपना देश पूरा सोने की चिड़िया जैसा नहीं दिखता था, पंख नहीं थे सोने के। सोने की चिड़िया का मतलब ये था कि पूरी तरह से संपन्न था अपना देश।
क्या था, संपन्न था। मतलब हमें किसी और देश पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज हम लोग उगा सकते थे अपने देश में, हर मतलब अपनी जरूरतें हम लोग पूरी कर सकते थे, मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते थे। लेकिन जब ये अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ी अपने देश पे, ब्रिटिशर्स की, तो उनको समझ में आ गया कि कैसे इस इंडिया से अपना फायदा करना है, क्या क्या रिसोर्सेस इंडिया से अपने को उठा के वहां पे ले जाना। मतलब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता था वो ये रहता था कि कौन सी चीजें इंडिया में ऐसी फूड ग्रेन या ऐसे रिसोर्सेस हैं जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री के पास नहीं है और वो उसके लिए अच्छा खासा पे करने को तैयार है। बस ब्रिटिश उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और ये सारी चीजें उन्हें सप्लाई कर देते थे, आधी से ज्यादा चीजें अपने देश में लेके जाते थे। तो फिर इंडिया के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता था, सब चीजें देश से बाहर चली जाती थी। तो फूड ग्रेन के भी यही हाल है। फिर गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर अपने देश में खाने थी, सोने की खाने थी, चांदी की खाने थी, आज भी चांदी की खाने तो है, सोने की खाने एक आध है जहां पे से सोना निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो ये तो पता चला है कि बहुत डीप में है सोना, लेकिन उसको निकाल पाना भी मुश्किल है। लेकिन पहले सोने की जो खाने थी वहां से काफी मात्रा में अंग्रेजों ने सोना निकाल लिया ब्रिटिशर्स ने, और उसको बराबर अपने देश पहुंचा लिया ट्रांसपोर्ट के थ्रू। भले वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता था खैर उस समय, एयर ट्रांसपोर्ट तो नहीं था। और सिल्वर की खाने तो आज भी है, सिल्वर की माइनिंग होती है, लेकिन पहले जो भी खाने निकली थी वो ऊपर ऊपर थी। अब तो क्या हमें डीप में जाना पड़ता था, तो ऊपर जो ज्यादा डीप में नहीं थी वैसी खाने जो थी वो सारा सिल्वर गोल्ड सब इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब दूसरे देशों को बेच दिया, अपने देश ले गए, अपने देश के लोगों की जरूरतें पूरी की, है ना। पर हमारे देश के लोग ऐसे कैसे रहे, उन्हें उन खानों में काम कराया जाता था और काम के भी बराबर पैसे नहीं मिलते थे, और जो चीजें थी रिसोर्सेस थी वो भी चली गई। तो इस तरह से हमारा देश की इकोनॉमी उस समय वीक हो गई। ट्रेड थ्रू द स्यूज चैनल, स्यूज चैनल के थ्रू, स्यूज चैनल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया था, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो स्यूज चैनल एक चैनल है, मतलब एक वाटर वे है जहां से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उस समय ज्यादातर इस चैनल का इस्तेमाल करते थे दूसरे देशों के लिए, और स्पेशली इंग्लैंड ले जाने के लिए चीजों को, और इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था, जिसमें इंपोर्ट तो हमारे देश में होता था, इंपोर्टेड गुड्स लाते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन वो कौन से गुड्स होते थे, यहीं से अपने यहाँ से रॉ मटेरियल जाता, उनके वहां की फैक्ट्रियों में बनता, और फिर अच्छा खासा मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा के और उनका प्रॉफिट लगा के, मतलब बहुत महंगा उस चीज को बना के अपने को बेचा जाता था, और वही चीज मार्केट में मिलती थी। अपने यहाँ के क्राफ्टमैन और किसी को कुछ बनाने तो देते नहीं थे, तो अगर आपको खरीदना है तो वही फॉरेन गुड्स खरीदना है। तो फॉरेन गुड्स खरीदने के लिए एक तरह का प्रेशर था अपने को, क्योंकि दूसरी चीजें उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में नहीं थे। तो इस तरह से ये फॉरेन ट्रेड जो था इसने पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को तोड़ दिया था। तो ये था अपना इंडिपेंडेंस के पहले का फॉरेन ट्रेड। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे साझेदार को लाभ की गारंटी देंगे। तो लाभ की गारंटी देने का मतलब होता है कि अगर किसी साझेदार को व्यवसाय में बुलाया जाता है तो उसे एक मिनिमम प्रॉफिट तो अमाउंट दिया ही जाएगा, इस चीज़ की गारंटी ली जाती है। तो इसकी भी 3-4 कंडीशन है, हो सकता है फर्म गारंटी दे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी दे, हो सकता है कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे। तो चलिए हम सीक्वेंस वाइज वन बाय वन इन सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो कंडीशन देख रहे हैं उसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2 में पार्टनर है। ठीक है, उन्होंने किसको एडमिट किया है? जेड को एडमिट किया है। जेड को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है? 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया है। जिसके बाद जेड को हमने गारंटी दी है 50,000 की, यानी 50,000 की हमने उसको गारंटी दी है। फिर क्या हो रहा है कि जब साल एंड हो रहा है तो साल एंड होने पे हमें फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है?
दो पार्टनर हैं ऑलरेडी जिनका रेशियो है 3:2, यानी एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3 और 2। किसको एडमिट किया है, जेड को। कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, 1/5 पार्ट के लिए। लेकिन उसको गारंटी फर्म कितनी दे रही है, 50,000 रुपये की उसको मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको मिनिमम 50,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं होगा तो भी आपको दिया जाएगा 50,000 रुपये। जबकि प्रॉफिट कितना हो रहा है पूरी फर्म में, 1,50,000 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इफ गारंटी गिवन बाय फर्म। अगर फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। 1 मिनट सोचिए इसको कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। चलिए आपने कर लिया होगा, अगर नहीं कर सक रहे हैं तो चलिए देखते हैं, एक ट्रिक करते हैं। ट्रिक यूज करते हैं कि देखिए इसको कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, जेड को 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया है, यानी कि किसी चीज का 1/5 है ना, तो 1/5 के लिए इसको एडमिट किया और कितने हजार की गारंटी दी है, 50,000। अगर एक पार्ट 50,000 है तो 5 पार्ट कितने होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 50,000 × 5 करेंगे, इसका मतलब अगर प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए होता है, कितना होता है, 2.5 लाख रुपए होता है, तब इसको 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर 2.5 लाख से प्रॉफिट कम हुआ तो इसका मतलब इसको 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, अमाउंट कम होता जाएगा। लेकिन गारंटी वाले में तो इसको 50,000 रुपये देना ही देना है। लेकिन जो अमाउंट कम हो रहा है इसका मतलब वो अमाउंट कम का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो पुराने साझेदार हैं उनके ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पता देखना है कि 2.5 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि इसको इसके 50 भी पूरे मिल जाएंगे और अगलों को भी अपना हिस्सा पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर इस अमाउंट से कम अमाउंट अगर प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब सामने वाले साझेदारों का पैसा कटेगा, क्योंकि गारंटी वाले में तो फिर ये फिक्स लेके रहेगा, यानी कि इसको इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। सपोज अगर मान लो व्यवसाय के अंदर 3 लाख, अभी तो यहाँ 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यानी 1,50,000 का हुआ है। लेकिन अगर 3 लाख का प्रॉफिट होता तो 3 लाख का 1/5 जब निकालते 60,000 होगा, तो इसको 60,000 दिया जाएगा, न कि 50,000, यानी 50,000 नहीं देंगे, मिनिमम 50,000 दिया जाएगा। अगर ज़्यादा बेनिफिट होगा तो 50,000 से ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन अगर कम हुआ बेनिफिट, यानी कि 2.5 लाख रुपये से अगर कम हुआ तो उसको 50,000 ही दिए जाएंगे। लेकिन अगर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा बेनिफिट हुआ तो फिर इसको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, गारंटी वाले में ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर देखने से अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट एक्चुअल में 1.5 लाख रुपए हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए। तो क्या करोगे, इसको कम दोगे, नहीं इसको कम दे ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कम किसके हिस्से में पड़ेगा, ए और बी के, एक्स और वाई के हिस्से में पड़ेगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू वो देख लेते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो 50,000 पूरे मिलते इसको। लेकिन अब 2.5 लाख से प्रॉफिट कम है तो भी इसको 50,000 ही देने हैं। इसका मतलब कम किसके अकाउंट में होगा, एक्स और वाई के। तो यहाँ चलिए फॉर्मेट बना देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलिए सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट लिख रखा है, प्रॉफिट लिख रखा है, तो उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है, 1,50,000, 1,50,000 रुपये अपने को बेनिफिट दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बहुत इजी वे का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, पहला पार्टनर है एक्स, तो 2x कैपिटल, दूसरा कौन है y है, तो यहाँ लिख देंगे 2y कैपिटल, और तीसरा कौन है z है, तो यहाँ लिख देंगे 2z कैपिटल। तो हमें ये पता चल गया कि इसको 50,000 रुपये देने ही देने हैं इस 1,50,000 के अंदर से, ठीक है। तो अगर हम 1,50,000 के अंदर से 50,000 दे देते हैं, कितने, 50,000 अगर मैं दे दूं, 1.5 लाख रुपए में से सी को मैंने 50,000 रुपये दे दिए, तो अब अपने पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 लाख रुपए, यानी कि हमारे पास कितने बचेंगे, 1 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को 3 और 2 इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी x और y के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो x और y के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन दोनों रेशियो को हम प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो डिवाइड होगा 5, मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो वो x का हिस्सा आ जाएगा, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो y का हिस्सा आ जाएगा। तो 5 लाख को जब 1 लाख को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे अपने 20,000, और जब 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 और 40,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 1,50,000 डेबिट साइड में और 1,50,000 क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। समझ में आया दोस्तों कैसे किया, कितना सिंपल था। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो 1/5 पार्ट दे रखा है उस 1/5 को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो जो गारंटी दे रखा है। अगर उतना अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट का बेनिफिट अगर वहाँ पर है तब तो ज़्यादा वाला बेनिफिट मिलेगा किसको, जेड को। लेकिन अगर उस अमाउंट से जो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो अमाउंट आया अगर उससे प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब सामने वाले जो पार्टनर्स है उनके हिस्से में से पैसा कम पड़ जाएगा, उनको कम मिलेगा। इसको तो गारंटी वाला अमाउंट ही देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो गारंटी वाले का है वो पूरा अमाउंट दे देना है। बचा हुआ जो इसमें से माइनस किया है आपने 1,50,000 जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 50,000 माइनस कर देना है। बचा हुआ जो 1 लाख है वो एक्स और वाई में एक्स और वाई के रेशो से ही डिस्ट्रीब्यूट करके उनके बीच में बांट देना है। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी थी, जब गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, यानी कि गारंटी गिवन बाय फर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी हो। अब हम देखते हैं कि अगर गारंटी कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर देता है, यानी कि पर्टिकुलर एक पार्टनर में कौन आ रहा है कि गारंटी गिवन बाय एक्स, यानी कि एक्स यानी कि जिसका रेशियो ज़्यादा है, यानी कि 3 पार्ट जो ले रहा है वो गारंटी दे रहा है किसको, जेड को। अगर तुम्हें 50,000 से जितना कम प्रॉफिट मिलेगा वो गारंटी कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, गारंटी गिवन बाय फर्म। फर्म के अंदर इन दोनों ने गारंटी ली थी, लेकिन अब कौन गारंटी ले रहा है इसकी, एक्स ले रहा है। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है और गारंटी गिवन बाय एक्स, यानी पर्टिकुलर एक्स गारंटी ले रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उनके जो रेशो है वो रेशो सिंपल कर देने हैं, सॉल्व कर लेना है कि नए रेशो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एज्यूम दैट अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज़ है तो 1 में से अगर 1/5 में जेड को दे देता हूँ तो 1 - 1/5 = 4/5 बचेगा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। माना कि कुल लाभ 1 रुपया है, अगर 1 रुपये में से मैं जेड को उसकी हिस्सा 1/5 दे देता हूँ तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 4/5। और ये 4/5 किस किस का है, x प्लस वाई का, यानी इन दोनों का हिस्सा है ना। अब मैं क्या करूंगा, जो ये हिस्सा बचा हुआ है ये इन दोनों के हिस्से में पुराने अनुपात में डिवाइड कर दूंगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू एक्स का पार्ट, यानी कि एक्स का पार्ट कितना है 3/5, ये आ जाएगा एक्स का न्यू रेशियो और ये आ जाएगा वाई का न्यू रेशियो। तो वाई का क्या रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है आपका बचा हुआ लाभ है इंटू उसका हिस्सा कितना है 2/5। ठीक है, देखिए 4/5 जो बचा हुआ लाभ है एक्स और वाई का है ना, ये देखिए ये यहाँ लिखना है। और ये वाले कहाँ से आ रहे हैं, इनके रेशियो आ रहे हैं ना, इसका 3 है, इसका 3 है, वाई का 2, ये वाई का 2। अब आपको इसको सिंपल करना है, तो सिंपल करेंगे 4 × 3 करेंगे कितना आएगा 12, और 5 × 5 करेंगे कितना आएगा 25। सेम इसी तरह से 4 × 2 करेंगे कितना आएगा 8, और 5 × 5 करेंगे कितना आएगा 25। ठीक है, तो ये इन दोनों के न्यू रेशियो हो गए। अब जेड को भी साथ में लेंगे तो जेड का कितना पार्ट है 1/5 है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर यानी कि हर जिसको नीचे की संख्या बोलते हैं, ये भी 25 है, ये भी 25 है। अगर इसको 25 करना हो तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इस नंबर से तो 25 आ जाए। वेरी गुड, 5। मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 25 आ जाएंगे। तो जो 5 आपने नीचे डेनोमीटर में लिख रखे हैं, यानी हर में लिख रखे, उसी को अंश में लिखेंगे यानी न्यूमरेटर में लिखेंगे 5, और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 5। अब हमारा ये रेशो सही है या गलत है, आंसर चेक कर लेते हैं कि जो आपने डेनोमीटर है अपना हर है यानी कि नीचे वाला नंबर है डेनोमीटर है, उसकी टोटल ऊपर वाले नंबरों की टोटल के बराबर हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ हमने क्या लिया है 25, क्या लिया है 25, तो यानी कि 12, 8, 20 और 5 25। तो ये अगर टोटल मिल जाती है तो इसका मतलब हमारा रेशो सही है। तो इसका मतलब न्यू रेशो हमारे क्या बना 12, 8 और 5, जिसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। रेशो क्या है 12, 8 और 5
जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 12, 8 और 5 को। समझ में आ गया आपको 12, 8, 5 कैसे आया? अब देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, क्या आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या चीज लिखी जाएगी आपको पता है? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं ना, या प्रॉफिट। कितना लिखेंगे? 1,50,000 यानी 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 रुपए का बेनिफिट आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? एक्स, वाई और जेड को एज इट इज लिखना है। तो आपको पता है कि ये 50,000 रुपए से, मतलब 50,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2.5 लाख रुपए होने चाहिए। क्या 2.5 लाख रुपए है वहां पर? बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब इसको तो 50,000 अगर पूरे दोगे तो इसका मतलब किसी न किसी के हिस्से से वो अमाउंट कटेगा। अब किसके हिस्से से कटेगा? यहाँ एक्स के हिस्से से कटेगा, क्योंकि ये सारी गारंटी एक्स ले रहा है। तो एक्स का जब अपन यहाँ अकाउंट लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे लेस गारंटी टू, किसको दे रहे हैं? गारंटी जेड को, गारंटी टू जेड। अब ये अमाउंट लिखने के बाद, ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का जितना कैपिटल होगा, अब ये तो पता है कि पैसा कम हो रहा है तो कटेगा, किसके अकाउंट से कटेगा? एक्स के अकाउंट से पैसा कटेगा। यहाँ लिख देंगे टू जेड। फिर वाई ने तो गारंटी दी नहीं है, इसलिए वाई को तो उसके हिस्से का पूरा पैसा मिलेगा। यहाँ लिखेंगे टू वाईज कैपिटल अकाउंट। और अब नेक्स्ट आएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर इसको क्या है कि जितना एक्चुअल अमाउंट इसके हिस्से में आ रहा है वो तो इसको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो गारंटी वाला रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि जितनी की गारंटी दे रखी है उससे अगर कम अमाउंट जो मिल रहा है वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा एड गारंटी बाय, गारंटी किसने दी है? एक्स ने। यहाँ लिखा है गारंटी टू जेड और यहाँ गारंटी बाय एक्स लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो थे इनके 12, 8 और 5। ओल्ड रेशियो से अब हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने इनको सिंपल करके और नए रेशियो बना लिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि अपने पास जो प्रॉफिट है कितने रुपए का? 1,50,000 का। तो 1,50,000 को देखिए कैसे करेंगे। ये हमारे पास 1,50,000 प्रॉफिट है ना, इसको डिवाइड करेंगे इन रेशियो में। इनकी टोटल क्या हो रही है? 12 और 8 20 और 5 25, कितनी हो रही है? 25, ठीक है। 25 टोटल हो गई और इनके रेशियो की। अब आपको क्या करना है? 25 को डिवाइड करना है 1,50,000 से। तो जब 25 को आप 150 से डिवाइड करोगे 6 बार हो जाएगा, और रिमेनिंग जीरो कितने बचे आपके पास? 1, 2 और 3, तो 6,000 आपके पास बचे। अगर मैं इन 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से, तो x का पार्ट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट आएगा? 72,000। कितना आ जाएगा? 72,000 यानी 72,000 रुपए। अगर इन 6,000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 48,000 जो अमाउंट आएगा, 48 जो यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं, 48 सीधा इसके अकाउंट में बाहर लिख देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब अमाउंट क्या क्या आएंगे वो अपने को लिखना है ना। तो यहाँ देखिए, जब मैंने y का पार्ट जो है 8 उसको 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो 48,000 हो गए, यानी 48,000 हो गए, जो मैंने y के कैपिटल अकाउंट में लिख दी। अब बचा कौन? z का पार्ट कितना है? 5, और 5 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 30,000। कितना होगा? 30,000। तो यहाँ लिखेंगे 30,000, ठीक है। अब दोस्तों ये देखना है आपको कि इसके अकाउंट में 72,000 आ गए, इसके 48 यानी 48,000 आ गए, और इसके 30,000 आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गारंटी में कितना अमाउंट कम पड़ रहा है? एक्स को गारंटी कितने अमाउंट की दी गई है? 50,000 की। तो कितना कम पड़ रहा है? इसको 30 तो मिल ही रहे, इसके हिस्से में तो 30 आ ही रहे हैं, यानी कि 20,000 और कम पड़े। यानी कि 20,000 अगर आप यहाँ लिखते हैं
तो 20,000 इसके अकाउंट से माइनस किए जाएंगे। ठीक है, तो 20,000 जब 72 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसके बाहर कितने आ जाएंगे, 52,000, यानी एक्स को 52,000, यानी 72 बेनिफिट हो रहा था लेकिन इसने गारंटी ले ली, तो गारंटी की वजह से इसके 20,000 कम पड़ गए, जो हमें लिख देना है बाहर 52,000 रुपये। और 30,000 रुपये जेड को मिल रहे थे लेकिन गारंटी 50 की थी, इसलिए 20,000 इसको और मिलेंगे और इसकी भी हो जाएंगे 50,000। तो इस तरह से जब हम टोटल करेंगे 48, 52 और 50, तो ये हो जाएंगे आपके 1,50,000। कितने हो जाएंगे, 1,50,000। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो, ये जो था क्वेश्चन हमारा XYZ, ये था पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दे रखी है। किसने दे रखी है, पर्टिकुलर पार्टनर ने। और जब कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका रेशियो निकाल देने हैं और जो भी बेनिफिट है वो रेशियो में डिवाइड कर देना है। फिर देखना ये है कि जिसको गारंटी दी है और जिसको गारंटी मिल रही है और जो गारंटी दे रहा है, बस उनके अंदर ही चेंज होगा, बाकी जो गारंटी नहीं देता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा उसके हिस्से का। अब आपको क्या करना है कि जितना अमाउंट कम पड़ रहा है सामने वाले के अकाउंट से माइनस कर देना है। पहले तो ये देखना है कि एक्चुअल में मिल कितना रहा है और जितना कम पड़ रहा है वो अमाउंट यहाँ लिख करके प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, उसके अकाउंट से माइनस करके अपन भी लिख करके, और इस तरह से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। है ना, कितना ईजी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिए, ताकि हम अनसोल्व क्वेश्चन जो हैं उनके वीडियो बना करके आपको दें। इसलिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो हम उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो का बेनिफिट उठा लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।